नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कुमाऊं यूनिवर्सिटी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 का टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पेपर के लेवल की बात करो तो अच्छा पेपर है, ज़्यादा टफ पेपर भी नहीं है, इजी टू मॉडरेट है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी पूछे गए हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मॉडरेट हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और एक चीज़ और मैं बता दूं, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये मेरे द्वारा बनाई गई आंसर की है। ठीक है, ये ऑफिशियल आंसर की नहीं है। बाय द वे, ऑफिशियल आंसर की में ऐसा कुछ कोई क्वेश्चन में बदलाव होता है या उसका आंसर कुछ अलग दिया जाता है तो मैं बाद में कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, एक सफल अध्यापक का निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं है? मजबूत संप्रेषण कौशल, धैर्यवान श्रोता, कठोर एवं अनुशासित, कक्षा कक्ष का प्रभावशाली प्रबंधन। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन सी। ठीक है, कठोर एवं अनुशासित। अगला क्वेश्चन है, निषेधात्मक शिक्षा का विचार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, प्रकृतिवादी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता? अधिगमकर्ता की रुचि, बाह्य रूप, शिक्षण कौशल या फिर अध्यापक द्वारा दिया गया दंड। तो मेरे अनुसार तो इसका आंसर डी ही होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अध्यापक को कक्षा में प्रभावशाली अनुशासन बनाए रखने के लिए क्या चाहिए? कक्षा में पूर्ण शांति बनाए रखना, विद्यार्थियों को ऐसा व्यवहार करने की अनुमति देना जैसा वे चाहें, समस्या समाधान देकर विद्यार्थियों को व्यस्त रखना, या फिर विद्यार्थियों के साथ दृढ़तापूर्वक लेकिन निष्पक्ष व्यवहार करना। देखिए, दृढ़तापूर्वक नहीं आएगा। ठीक है, उदारतापूर्वक आता तो इसका आंसर डी हो सकता था, लेकिन दृढ़तापूर्वक सही नहीं लगता। इसका जो सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, समस्या समाधान देकर विद्यार्थियों को व्यस्त रखना। ठीक है, बिजी रखना। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक के तौर पर आप एक विद्यार्थी द्वारा दिए जाने वाले गलत उत्तर पर कैसे प्रतिक्रिया करेंगे? तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन बी, व्याख्या करके और विद्यार्थी को पुनः उत्तर देने के लिए कहेंगे। ठीक है, एक बार उसको और पहले उसको एक्सप्लेन कर लेंगे, बाद में उसको दोबारा उत्तर देने के लिए हम कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक को मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण विद्यार्थियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो जो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं स्टूडेंट, उनके लिए कैसा व्यवहार करना चाहिए यहाँ पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन सी, उचित माहौल एवं संसाधनों तक पहुँच प्रदान करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों में नैतिक मूल्य विकसित करना चाहता है तो उसे विद्यार्थियों को धर्म पढ़ाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। प्रत्येक दिवस पर नैतिक मूल्यों पर बात करनी चाहिए, नैतिक मूल्यों की कहानी सुनानी चाहिए, या फिर स्वयं अभ्यास करके उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए? तो इसका आंसर ज़्यादा डी सही लगता है। ठीक है, अब जैसा टीचर बनेगा वैसा ही बच्चे उसको देखकर तो बनेंगे ना, तो डी उसका सही आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई संपन्न माता पिता आपसे अपने बच्चे को विशेष तरजीह देने के लिए कहें तो आप क्या करेंगे? दृढ़तापूर्वक या फिर विनम्रतापूर्वक उसे मना कर देंगे, सबके सामने उसे झिड़क देंगे, अन्य अध्यापकों को उनके बारे में बताएंगे, या फिर उन्हें बताएंगे कि आप उस बालक की मदद अवश्य करेंगे? ठीक है, मदद करने की कोशिश करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण में नैदानिक डायग्नोस्टिक जो एवल्यूशन होता है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ये बीएड का क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन बी, विद्यार्थियों के अधिगम में निहित कमजोरियों के कारणों का पता लगाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक को किस प्रकार एक ऐसे विद्यार्थी से व्यवहार करना चाहिए जो उसके साथ बहस एवं दुर्व्यवहार करता है? तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो होगा ऑप्शन बी, कारण को समझने एवं समाधान करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक को होना चाहिए अपने विद्यार्थियों के साथ अति मित्रतापूर्ण, बहुत कठोर एवं नियंत्रण स्थापित करने वाला, सहानुभूतिपूर्ण एवं पक्षपात से रहित। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, सहानुभूतिपूर्ण और पक्षपात से रहित टीचर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, यदि एक विद्यार्थी परेशान एवं तनावग्रस्त दिखता है तो अध्यापक को चाहिए कारण का पता लगाकर विद्यार्थी को निर्देशित करें, विद्यार्थी
को विद्यार्थी को नज़रअंदाज करें, शिक्षण पर ध्यान केंद्रित करने को कहेंगे, या फिर मूल्यांकन के दौरान अतिरिक्त अंक प्रदान करेंगे। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए होना चाहिए। ठीक है, कारणों का पता लगाएंगे और फिर उससे क्या करेंगे, गाइड करेंगे। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में एक उत्सुक विद्यार्थी अगर बार बार प्रश्न पूछ रहा है तो एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? उसे नज़रअंदाज करना चाहिए, दोबारा प्रश्न नहीं पूछने के लिए कहेंगे, उसे किसी अन्य अध्यापक से प्रश्न पूछने के लिए कहेंगे, या फिर एक खुली चर्चा से उसे प्रोत्साहित करेंगे? तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिक्षण का पहला पद क्या है? तो शिक्षण का पहला पद होना चाहिए क्या, विद्यार्थी के बारे में जानना। आप बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं, पहले बच्चे का पूर्व ज्ञान भी तो आपको पता हो, बच्चे की कंडीशन क्या है, तो पारिवारिक कंडीशन नहीं लेकिन उसका मानसिक कंडीशन। ठीक है, तो पहले आपको विद्यार्थी के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक पेशेवर अध्यापक नहीं करता अपनी कमजोरियों को स्वीकारना, अधिकांशतः पाठ्य विवरण से बाहर का पढ़ाना। ठीक है, ऑप्शन 20 का सही होगा। किसी भी नीति या नियम का अनुसरण करना, ये भी सही है। समाज के कल्याण के बारे में विचारना, तो पेशेवर जो अध्यापक ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, लेकिन बी बिल्कुल देखिए अलग है ना, अधिकांशतः पाठ्य विवरण से बाहर का पढ़ाना, तो ये नहीं होगा, बी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, कक्ष हेतु चयनित गतिविधियाँ कैसी होनी चाहिए? विद्यार्थियों के मांग के अनुरूप, अध्यापक के आराम के अनुरूप, विद्यार्थियों की रुचियों के अनुरूप, या फिर अभिभावकों के मांग के अनुरूप? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अधिगम है, लर्निंग क्या है? तो जिसमें ऑप्शन है ज्ञान एवं तथ्यों का संकलन, व्यवहार में परिवर्तन। जब आप बीएड करेंगे तो सबसे पहला चैप्टर ही यही है। तो जो लर्निंग होती है ये क्या है, व्यवहार में परिवर्तन। तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों के बीच सहयोग की भावना को समाहित नहीं करता? देखिए यहाँ पूछा गया सहयोग की भावना, चित्रकला प्रतियोगिता, समूह परियोजना, समूह चर्चा, पात्र अभिनय एवं नाटक। तो मुझे लगता है देखिए जब आप पात्र कोई रोल प्ले या ड्रामा करते हैं, नाटक करते हैं, तो सब आपस में सहयोग की भावना उसमें होती है, समूह चर्चा में भी होती है और समूह परियोजना में भी होती है। लेकिन चित्रकला जो पेंटिंग कंपटीशन होता है इसमें सहयोग की भावना नहीं होती, क्योंकि वो इंडिविजुअल करेगा ना, तो उसमें सहयोग की भावना नहीं होगी। तो मुझे लगता है इसका आंसर ए होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, CABE से तात्पर्य क्या है? तो यह है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, ऑप्शन डी सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक को अपने विद्यार्थियों के प्रति व्यवहार होना चाहिए सहानुभूतिपूर्ण, सत्तावादी, सहायक या फिर दयापूर्ण? तो इसका जो ए आंसर है ये ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, ज़्यादा सटीक है, तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक किससे बचती है? सामाजिक समता से, लैंगिक पूर्वाग्रह से, सामाजिक जिम्मेदारी से, या फिर लैंगिक संवेदनशीलता से? तो जो अच्छी पाठ्य पुस्तक होगी वो लैंगिक पूर्वाग्रह से बचेगी। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, अधिगम की उपलब्धता सुगम बनाने के लिए सुगम बनाने के साथ अधिगमकर्ताओं, ये शब्द बड़े एकदम मुँह में नहीं आते, तो अधिगमकर्ताओं को सामूहिक गतिविधियों में शामिल होना में भी सुधार करने में सहायक है। ये कहने का मतलब है कि जो लर्नर हैं अगर उन्हें हम कुछ ग्रुप गतिविधियाँ कराएं, ग्रुप एक्टिविटीज़ कराएं, तो इसमें तो निम्न ऑप्शन में क्या उसमें सुधार होगा? तो संप्रेषण, आक्रामकता, स्वावलंबन या फिर स्व अधिगम? तो इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए। ठीक है, उनका कम्युनिकेशन अच्छा होगा और सोशल स्किल भी अच्छी होती है। ठीक है, तो 122 का होना चाहिए ए। अगला क्वेश्चन है, अधिगमकर्ता के व्यवहार का बौद्धिक पक्ष क्या होता है? तो ये होता है सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र। ठीक है, कॉग्निटिव डोमेन ऑफ लर्निंग। अगला क्वेश्चन है, एक स्कूल अध्यापक अपने शिक्षण में प्रायोगिक, उपागम एवं दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग करता है क्योंकि यह प्रभावशाली अधिगम हेतु अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करती है। इसका आंसर यही होगा। ठीक है, अभिभावकों को प्रभावित करती है, कमियों को छुपाता है, अध्यापक को आराम करने का समय देता है, ये नहीं होगा, ऑप्शन ही सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जब पूर्व अधिगम नवीन अधिगम में व्यवधान या हस्तक्षेप उत्पन्न करता है तो यह कहलाता है? तो इसे हम कहते हैं नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, एक बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली, ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली पाठ्यक्रम एवं शिक्षण अधिगम को निम्न में के अनुसार संगठित किया जाता है।
तो इसका आंसर होना चाहिए बालकों की आवश्यकता और रुचि के अनुसार, क्योंकि पहले ही आ गया है बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मुख्य रूप से एक आनुवंशिकता संबंधी कारक क्या है? त्वचा का रंग होता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा के व्यक्तिगत लक्ष्य का अंग नहीं है? तो व्यक्तिगत लक्ष्य का कह रहा है तो सामाजिक एकीकरण नहीं होगा। ठीक है, बाकी स्व पहचान का विकास होगा, विशिष्ट व्यक्तित्व का विकास होगा और आत्म अभिव्यक्ति भी होगा। अगला क्वेश्चन है NCT भारत सरकार की एक स्वायत्त संस्था के रूप में अस्तित्व में आई। ये मैंने क्वेश्चन बहुत बार बताया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 17 अगस्त 1995। ठीक है, 1993 में NCT का एक्ट बना था और 1995 में ये स्वायत्त संस्था के रूप में अस्तित्व में आई थी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है शिक्षा मनुष्य के भीतर पहले से विद्यमान डैश है। तो ये स्वामी विवेकानंद का एक कथन है कि शिक्षा क्या है? शिक्षा मनुष्य के भीतर पहले से विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति है। ठीक है, इसका आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा शिक्षण सामग्री निम्नलिखित में से एक सॉफ्टवेयर है? तो यह है आभासी कक्षा, वर्चुअल क्लासरूम। ठीक है, तो इसका आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा केंद्रित है। तो जाति, पंथ, धर्म या लिंग के निरपेक्ष मानक पाठ्यक्रम प्रदान करने हेतु अध्यापक केंद्रित उपागम, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। सामाजिक अंतर्निर्भरता विकसित करने हेतु या फिर पाठ्य पुस्तकों पर जोड़ देने हेतु, मुझे लगता है इसका आंसर सी होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है दृष्टिबाधित बालकों हेतु निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी होगी? तो जो दृष्टिबाधित बालक होंगे उनके लिए कहानी सुनाना ये सबसे अच्छी शिक्षण विधि होगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा मुक्त विश्वविद्यालय प्रणाली कहाँ है? भारत में है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है बालकों में अनुशासन पैदा करने हेतु सबसे उपयुक्त समय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मुझे लगता है इसका आंसर सी होना चाहिए, शारीरिक शिक्षण की कक्षा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय शिक्षा प्रणाली मुख्यतः प्रभावित है, ये संवैधानिक प्रक्रिया से प्रभावित है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है राधाकृष्णन आयोग का अन्य नाम क्या है? यह है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सभी अल्पसंख्यकों द्वारा धर्म या भाषा आधारित शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने का अधिकार अनुच्छेद 30 द्वारा प्रदत्त है। ठीक है, आर्टिकल 30। अगला क्वेश्चन है समय सारणी निर्माण का सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? शिक्षण कर्मचारियों की कार्यक्षमता, विविधता का सिद्धांत, थकान की घटना या फिर संसाधनों का अधिकतम उपयोग। ये कह रहा है कि जो प्रिंसिपल समय सारणी का निर्माण करता है तो इसमें से कौन सा कारक, कौन सा सिद्धांत नहीं है? तो मुझे लगता है इसका आंसर ए होना चाहिए। ठीक है, शिक्षण कर्मचारियों की कार्यक्षमता। अब ऐसा तो है नहीं ना कि कोई शिक्षक जिसकी कार्यक्षमता, उसकी एफिशिएंसी कम है तो उसको लास्ट पीरियड में भेजेंगे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो इसका आंसर ए होना चाहिए। ठीक है, थकान जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल होगा। कभी आपने देखा होगा जो ज़्यादा कॉन्सेप्ट वाले, थ्योरी वाले इस टाइप के जो सब्जेक्ट होते हैं वो स्कूल में पहले पढ़ाए जाते हैं और हिंदी, इंग्लिश इस टाइप के जो भाषा वाले सब्जेक्ट होते हैं वो बाद में पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो थकान की घटना इसका एक कारक होता है। बाकी ये बी और सी और डी ये सही है, ऑप्शन ए नहीं होगा इसका। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा निरौपचारिक शिक्षा का उदाहरण है? ठीक है, तो ये जब आप 4th सेमेस्टर बीएड 4th सेमेस्टर में होंगे तब आप इसको पढ़ेंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इंटरनेट से शिक्षा, अपनी मातृभाषा फिटनेस कार्यक्रम, कक्षा माध्यम। तो इसका आंसर होगा इंटरनेट से शिक्षा। ठीक है, इंटरनेट से जो शिक्षा हमें मिलती है उसे निरौपचारिक शिक्षा कहते हैं, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। अगला क्वेश्चन है शिक्षा निम्नलिखित में से कौन सी सूची का विषय है? तो ये समृद्धि सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय संस्थान प्रदान करता है? तो ये प्रदान करता है निरौपचारिक शिक्षा। ठीक है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। अगला क्वेश्चन है सीखना क्रो एंड क्रो के अनुसार सीखना आदतों, ज्ञान, अभिवृत्ति का अधिकरण है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, ये सब आप बीएड में पढ़ेंगे बाद में। अगला क्वेश्चन है एक आदर्श अध्यापक को विद्यार्थियों की प्रशंसा करनी चाहिए, उसकी जाति व धर्म किससे संबंधित हो? नहीं। अनुशासित एवं संपन्न हो? ये भी नहीं। अध्ययनशील एवं चापलूस हो? बिल्कुल नहीं।
निष्ठावान, अनुशासित एवं अध्ययनशील हो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक के तौर पर आपको कक्षा में दंड देने से परहेज करना चाहिए क्योंकि। मुझे लगता है इसका आंसर होना चाहिए बी, यह नकारात्मक संवेग पैदा करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के बीच अनुशासन बनाए रखने हेतु अध्यापक को निम्न में से क्या करना चाहिए। विद्यार्थियों से बहस, कक्षा के सामने विद्यार्थियों को डांटना, शांत एवं तार्किक बने रहना, या फिर विद्यार्थियों को व्याख्या न करने देना। मुझे लगता है इसका आंसर सी होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय स्तर का शैक्षिक संगठन नहीं है। एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो होगा ऑप्शन ए, एनटीपीसी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी समिति ने सामाजिक उपयोगी उत्पादक कार्य की प्रस्तावना रखी। तो ये रखी थी ईश्वर भाई पटेल समिति ने। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, चोरी की आदत वाले एक विद्यार्थी के साथ आप कैसा बर्ताव करेंगे। तो कैसा बर्ताव करेंगे, ऑप्शन सी, कारण को समझने का प्रयास कर इसके समाधान हेतु कार्य करेंगे। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। शिक्षा गरीबी उन्मूलन हेतु महत्वपूर्ण है। शिक्षा साथी मनुष्यों के प्रति सहानुभूति एवं आदर का विकास एवं निर्माण करती है। और ऑप्शन सी है, शिक्षा आत्मानुभूति में सहायक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ठीक है। तो दोस्तों ये थे टीचिंग एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि ये पेपर आपका अच्छा गया होगा। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप का और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप हमारे ग्रुप्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अब जब आपकी जो ऑफिशियल आंसर की है वो जब वेबसाइट में आ जाएगी तो मैं वो भी बता दूंगा। तो आप हमारे ग्रुप से जुड़े रहना। और भविष्य में कैसे काउंसलिंग होती है, क्या क्या आपको चीज़ें चाहिए होती हैं, तो वो पूरी प्रक्रिया भी आप हमारे ग्रुप से जुड़कर जान सकते हैं। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।